Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to discuss the last part of principles of inheritance and variation. Okay, so this is the last part we are going to discuss chromosomal disorders और pedigree analysis आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे एंड दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे फाइनली. ओके, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. आपको रेगुलर कंटेंट बहुत 11th-12th के मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके नीट एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में और क्लियर करने में. ठीक है, तो हम बात करेंगे आज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था वो रह गया था. सो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. That means with the positive boost of energy we are going to start this lesson today. ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होगा कि डिफेक्ट कहाँ होगा, क्रोमोसोम में होगा. दैट मीन्स अगर इम्बैलेंस हो रहा है इन क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम के रीअरेंजमेंट में. अगर क्रोमोसोम नंबर जैसे कि हमारा क्रोमोसोम कितना होता है 46 क्रोमोसोम्स हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. 22 पेयर्स क्या होता है, ऑटोसोम होता है. और दो पेयर क्या होता है, और दो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो 44 प्लस 2 दैट इज 46. सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होता है, एक्स वाई. ठीक है, ओके. तो इस तरीके से जो है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इतने हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर इसमें थोड़ी भी चेंजेस आए, किसी भी एबनॉर्मलिटीज या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, दैट विल रिजल्ट इनटू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहला डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या है, ये जो +1 है क्रोमोसोम का जो है क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज है. दैट मीन्स हमारे पास कितना क्रोमोसोम है 46, एक क्रोमोसोम ऐड हो गया 47. दैट मीन्स जो 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया दैट इज द एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि क्रोमोसोम में डिफेक्ट है. इसी वजह से हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम. सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इसको कहा था, 1866 में लैंगडोन डाउन. ये क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम इस तरीके से क्रोमोसोम पी आर्म क्यू आर्म है ना. तो 21 नंबर क्रोमोसोम का जो 21 नंबर जो पोजीशन है वहाँ पे एक क्रोमोसोम जो है ऐड हो रहा है. तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स इन द सेंस के डाउन सिंड्रोम्स के जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं. शॉर्ट स्टेटर मतलब हाइट छोटे होते एकदम नाटे. राउंड हेड जो है वो स्मॉल होता है और राउंड हेड होता है. उसके बाद टंग जो है फरोड है, इस तरीके से टंग बाहर निकला हुआ रहता है. माउथ कैसा होता है, पार्शियली ओपन, हाफ ओपन माउथ होता है. पाम, ये जो पाम है ये ब्रॉड होता है और पाम क्रीज होते हैं इसमें. और फिंगर के टिप्स में बहुत सारे लूप्स होते हैं. और इनका जो टंग होता है वो बड़ा होता है और रिंकल्ड टंग होता है. इनके पास कैसा होता है, अंडर डेवलप. अगर इनके पास गोनाड्स मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी डेवलप नहीं है, जेनाइटल्स भी डेवलप नहीं है. और इनका जो जॉइंट होगा वो भी लूज होगा. जो हैंड की जॉइंट्स, जो लेग की बॉडी में जितनी भी जॉइंट्स है वो सारे लूज होंगे. और इनके पास साइकोलॉजी, इनकी अपनी थिंकिंग की एबिलिटी नहीं होगी. इनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो भी कम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है डेवलप नहीं हुई है इन बच्चों में. तो इनको हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम. अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो हमारे ह्यूमन कैरियोटाइप में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, है ना, ऑटोसोम्स. तो उसी को कैरियोटाइप में, कैरियोटाइप का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन के, किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कैरियोटाइप. ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सारे पेयर में, सारे क्रोमोसोम्स आपको पेयर में ही मिलेंगे. क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इन ए पेयर. ठीक है, ये सारे हैं कितने, 21-22 ये ऑटोसोम्स है. और ये दो जो है सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स है ये वाई है. जब एक्स क्रोमोसोम डबल एक्स है और वाई क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम, ये अगर फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, मेल है तो एक्स वाई होगा. तो इस तरीके से जो है हमारा जो ह्यूमन कैरियोटाइप है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एकदम लास्ट में बिल्कुल ही लिखे गए हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम है
और जैसे कि मैंने अभी कहा कि 21 नंबर, इस नंबर पोजीशन पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। किसके केस में, जब जब एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। अगर एक बच्चा हेल्दी हो रहा है तो कोई भी क्रोमोसोम में गड़बड़ी नहीं होगी। लड़की है तो एक्स एक्स होगा, लड़का है तो एक्स वाई होगा, बाकी ऑटोसोम्स सही रहेंगे। लेकिन अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये जो 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है 21, यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, जिसके वजह से जो एबनॉर्मलिटीज होगी, जिसको कहेंगे डाउन सिंड्रोम। ये देखिए एक बच्चा है, इस बच्चे में आपको मैं दिखाती हूँ। जब वो बच्चा जन्म होगा, आफ्टर डिलीवरी उसका जो सर होगा छोटा होगा, ठीक है। वाइट स्पॉट्स, उनके आईज में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स होंगे ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। उनके पास जो हार्ट होगा, हार्ट में भी डिफेक्ट होगा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज को कहते हैं, ठीक है। इनके जो कान होंगे, जैसे हमारा नॉर्मल नॉर्मल ईयर है इस तरीके से नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। इनका जो नोज होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड, उनका हाथ जो होगा, जैसे हमारा जो हाथ का हाइट इस तरीके से छोटा हाथ होगा और ब्रॉड होगा, ठीक है। इनके पास दिख रहा है शॉर्ट फिंगर, शॉर्ट होंगे और सिमियन इस तरीके से क्रीज होंगी हाथ में, पाम में, ठीक है। इनका जो इंटेस्टाइन होगा वो ब्लॉकेज होगा, ठीक है। और जो इनके लेग्स होंगे, ये दिख रहा है आपको, पहला और दूसरे में, जिस अगर हमारा नॉर्मल बच्चा होगा तो इन सब में जो है गैपिंग इक्वल होगी, लेकिन इसमें क्या है, पहला और दूसरे में बहुत ज़्यादा गैपिंग है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड टोज में सेपरेशन ज़्यादा है। इनका जो स्किन है क्रीजेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि बूढ़े हो गए इस तरीके से दिखेगा। इनका जो टो है बहुत बड़ा होगा, बिग टोज होगा और वाइडली स्पेस्ड होगा। तो ये सारे क्या है, डाउन सिंड्रोम। जो बच्चा डाउन सिंड्रोम जैसा पैदा होगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा, तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 में अगर एबनॉर्मलिटीज हो रही है तो एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखाएगा। चलिए अब हम दूसरा दूसरा होगा, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ते हैं। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इनमें क्या होता है, 44 ऑटोजोम्स, ठीक है, 22 पेयर, ओके। एक्स एक्स वाई, एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। लेकिन अगर एक्स एक्स के साथ एक वाई क्रोमोसोम ऐड है, दैट मीन्स 47 क्रोमोसोम। इनमें क्या होता है, जो हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा उनमें ट्राइजोमी ऑफ कौन सा, ऑटोजोम्स में ट्राइजोमी था, ऑटोसोम में गड़बड़ी था। इसमें क्या है, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ हो रहा है। देखिए ऑटोसोम्स इज वेरी गुड, 44 है, इनमें क्या हो रहा है, एक्स एक्स वाई, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रहा है। दैट मीन्स ये जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के जो बच्चे होंगे वो कैसे दिखेंगे, फिनोटाइपिकली जो मेल होगा वो बहुत लंबा होगा, और जो मेल होगा वो स्टेराइल होंगे। इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, और मेल और फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बिल्कुल ही सेम होंगे, जिसको कहेंगे गायनेकोमास्टिया। दैट मीन्स मेल और फीमेल, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें हमें एक मेल में दिखेंगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इनमें सेक्स क्रोमोसोम जो है मिसिंग है, दैट मीन्स 44 प्लस 1 45 होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्स होता तो हम दो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई होता तो भी हम दो सेक्स क्रोमोसोम बोलते। यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम ही मिसिंग है, तो दैट मीन्स 44 प्लस 1 45 क्रोमोसोम है। तो इसको हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, दैट मीन्स इनमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है मिसिंग है। इसको हम कहेंगे मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो ये कैसे दिखेंगे, ये बिल्कुल ही एक फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। इनका बाहर हिस्सा जो कैसा होगा, बिल्कुल ही फीमेल जैसा दिखेगा फिनोटाइपिकली। तब टर्नर सिंड्रोम के जितने भी बच्चे होंगे वो फीमेल दिखेंगे, हाइट उनकी बिल्कुल छोटी होगी, स्टेराइल होंगे। इनके पास जो गोनाड्स होंगी वो अंडर डेवलप होगी, दैट इज बहुत ही छोटे छोटे ओवरीज होंगे, रूडिमेंट्री, दैट मीन्स उतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं है इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो ये देखिए मोनोसोमी ऑफ टर्नर सिंड्रोम, यहाँ क्या हो रहा है, ऑटोजोम्स में देखिए ऑटोजोम्स बिल्कुल ही ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या प्रॉब्लम है कि एक जो एक्स क्रोमोसोम वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है वो लॉस हो जा रहा है, लॉस ऑफ सेकंड सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ किसका, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये तीनों सिंड्रोम आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है,
दैट मीन्स अगर हम बात क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की करें तो इस तरीके से ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स, टॉल बहुत लंबा होता है इंसान, और उनके पास जो कैरेक्टर होगा फेमिनिन कैरेक्टर, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना बिल्कुल फेमिनिन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये देखिए, ये टर्नर सिंड्रोम है, ये जो फीमेल है, क्योंकि इनमें एक्स क्रोमोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम जो कि मिसिंग है, तो इस तरीके से जो है इनका हाइट छोटा होगा और इनका फेमिनिन कैरेक्टर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, गोनाड्स का डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा इन केस ऑफ किसका, टर्नर सिंड्रोम। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द पेयर डिग्री एनालिसिस, द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम पेडिग्री एनालिसिस जब करते हैं तो इससे हम क्रोमोसोमल नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम स्टडी करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डिजीज को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। दैट मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। तो दैट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इस फैमिली ट्री से पता कर सकते हैं कि जो बेबीज या जो भी इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिट होगा बच्चों में, वो कैसे होगा। ठीक है, तो यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर टू एडवाइज इंटेंडिंग कपल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक दिस। तो दैट मीन्स अगर किसी कपल को इस तरीके के जेनेटिक डिफेक्ट वाले बच्चे होते हैं तो वो एक काउंसलर से एडवाइस लेते हैं ताकि हम इस जेनेटिक डिफेक्ट को कम कर सकें। तो वो इन उसके केस में वो पेडिग्री एनालिसिस को देखते हैं कि आपके मतलब फोर फादर्स में ये जेनेटिक डिजीज थी, अगर है तो बच्चे में होने की चांसेस ज़्यादा होती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस से हम बहुत जल्दी ये समझ जाएंगे कि एक जो बच्चा है क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सिमिलरली जो ट्रेट लिंक्ड होगा सेक्स क्रोमोसोम से, जैसे कि हेमोफीलिया, वो है कि नहीं, अगर एक ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सारे हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। क्या वो ट्रेट एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, क्या वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो एक्स लिंक के केस में ये दो ट्रेट हम स्टडी कर सकते हैं, या क्या वो ट्रेट वाई लिंक्ड है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं हम पर डिग्री एनालिसिस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे अबाउट द, पहले हम इस चार्ट को जानते हैं, ये चार्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस जब करेंगे पर डिग्री में तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। जब एक मेल नॉर्मल है, ये स्क्वायर जो सिंबल है इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेल है, सर्कल फीमेल, और ये जो डायमंड की तरह शेप है तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड है तो इसको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जो सेक्स अनआइडेंटिफाइड है वो अगर अफेक्टेड है तो इस तरीके से जो है शेड है रेड कलर का। अगर मेल और फीमेल में शादी हो रही है तो ये जो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज मीटिंग। मीटिंग मतलब दोनों का शादी हुआ, अब बच्चे होंगे। अब ये मेल और फीमेल के बीच अगर दो लाइन है दैट मीन्स मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, दैट मीन्स जो शादियां हो रही हैं वो अपने ही ऑलमोस्ट पास के रिलेटिव्स में हो रही है, तब ये दो दो लाइन होता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू लेफ्ट राइट, अब ये देखिए मेल और फीमेल दोनों ही नॉर्मल है, अगर बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं तो इस तरीके से, अगर मेल और फीमेल नॉर्मल है लेकिन बच्चा इफेक्टेड हो रहा है दैट मीन्स पेरेंट्स, अगर मेल चाइल्ड जो है इफेक्टेड विद डिजीज है, अगर पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है तो मेल कैसे अफेक्टेड हुआ, वो सारी चीज़ें हम पेडिग्री के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये सारे जो सिंबल्स हैं हम जब पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि मेल कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हमें ये पेडिग्री दिया हुआ है, आपको बताना है क्या ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या ये रिसेसिव है, क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या ये वाई लिंक्ड है। ठीक है, तो हम पहले इस पेडिग्री को समझिए। नॉर्मल मेल है और ये क्या है, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, जब इनकी शादी हो रही, जब इनके बच्चे हो रहे हैं तो एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल, ये फीमेल अफेक्टेड है और ये मेल अफेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये सारे में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस पेडिग्री को बता रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाई लिंक्ड क्यों नहीं है।
क्योंकि वाई लिंक्ड में वाई क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें सिर्फ मेल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस पेडिग्री में जब हमने ये स्टडी किया तो इस पेडिग्री में दोनों मेल और फीमेल इफेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है, अगर वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम पे क्या मेल मेल में वाई क्रोमोसोम होंगे। जब हमने पेडिग्री में स्टडी किया तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड है, तो वाई लिंक का कोई चांस नहीं, तो पहले ये ऑप्शन जो है क्रॉस है, ठीक है। तो हम वाई लिंक वाला प्रोसेस जो है वो हो ही नहीं सकता इस पेडिग्री के केस में। अब हम दूसरा चेक करेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देखिए, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है पेडिग्री, इस पेडिग्री के अनुसार, तो क्या हो सकता है, अगर ए है तो डिजीज्ड है, ए स्मॉल है तो भी डिजीज्ड है, स्मॉल ए है तो नॉर्मल है। दैट मीन्स अगर मेल और फीमेल दोनों ही नॉर्मल है तो बच्चा क्या आना होगा, नॉर्मल आना होगा। लेकिन यहाँ क्या है, मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल है लेकिन बच्चा तो इफेक्टेड आ गया है, तो क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रही हूँ, कि अगर हम इस पेडिग्री को, इस जो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर हम इस कैरेक्टर को लेते हैं, नॉर्मल को, नॉर्मल लेते हैं बोथ मेल और फीमेल, तो हमारा बच्चा तो नॉर्मल आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को नॉर्मल ले, ए सेकंड पहला कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट में, तो हमारा बच्चा नॉर्मल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, फीमेल और मेल दोनों अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इनमें एक हिंट है कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ये देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये देखने को मिलता है कि ये इस पहले जनरेशन में जो है कोई भी इफेक्टेड नहीं है, फिर दूसरे जनरेशन में जाके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब जनरेशन स्किप हो रहा है। जनरेशन स्किप होने का मतलब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो क्या होगा, स्मॉल ए डिजीज्ड, और कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल होगा अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर मेल नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, तो सारे बच्चे नॉर्मल है। दैट मीन्स हमने सिर्फ एक टाइप का देखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए का देखेंगे। अगर हम कैपिटल ए को देख रहे हैं, बोथ मेल फीमेल नॉर्मल है, तो सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिस पेडिग्री एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए से अगर हम क्रॉस करवाते हैं, मेल कैपिटल ए स्मॉल ए, फीमेल भी कैपिटल ए, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही इफेक्टेड हैं, तो क्या होगा, ये इस तरीके से हम पूरे स्क्वायर में इसको बैठाएंगे, तब इसको क्रॉस करेंगे, तब ये देखेंगे कि इनमें 3 बच्चे जो है नॉर्मल आ रहे हैं और एक जो है डिजीज्ड आ रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि कितने मेल और कितने फीमेल डिजीज्ड आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक भी डिजीज्ड मिल गया, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये देखिए, मैंने क्रॉस को लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर हमें हमें अगर देखें, अगर इस पेडिग्री में, तो पहला क्या है, नॉर्मल है, दूसरा क्या है, डिजीज्ड आया है, ये भी डिजीज्ड है, और ये नॉर्मल है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, जब जनरेशन, अगर जनरेशन गैप हो रहा है या जनरेशन स्किप होके इस जनरेशन बीमारी है तो दूसरे में नहीं होगा, फिर तीसरे में होगा, ऐसा अगर गैपिंग हो रही है तो हम उसे कहेंगे ऑटिज्मल रिसेसिव। आंसर तो यही है, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव क्यों नहीं है। चलिए, तो ये डन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए हमें क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब होता है कि फीमेल कैरियर होगी फॉर द डिजीज। तो अगर फीमेल बिल्कुल ही अफेक्टेड है तो इस तरीके से डिजीज होगी, सी। अगर फीमेल सिर्फ कैरियर है, नॉर्मल या कैरियर, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर फीमेल नॉर्मल है तो एक्स मतलब नॉर्मल या कैरियर। अगर मेल डिजीज्ड है तो एक्स वाई डिजीज्ड मेल। अगर मेल नॉर्मल है इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर अगर लड़की, अगर फीमेल, दिस इज द फीमेल, अगर फीमेल बीमार है और पापा बिल्कुल नॉर्मल है, फीमेल अगर बीमार है और ये पापा नॉर्मल है, तो क्या होगा, पेडिग्री क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो मेल है नॉर्मल है, फीमेल फीमेल भी नॉर्मल है, तो इनके बच्चे क्या, ये एक्स सी डिजीज्ड है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, पेडिग्री जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। देखिए, मैंने क्रॉस करके दिखाया, एक्स वाई नॉर्मल, एक्स एक्स, अगर सारे नॉर्मल है, मेल फीमेल दोनों नॉर्मल है, तो दैट इज नॉर्मल है। अगर हम रिसेसिव भी देखें तो एक्स वाई एक्स सी एक्स, तो इस तरीके से एक नॉर्मल आ रहा है, एक कैरियर फॉर द डिजीज आ रहे हैं,
फीमेल भी नॉर्मल, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। अगर हम बात एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की करें तो ये देखिए, अगर एक भी लड़का बीमार है तो मम्मी नॉर्मल है। देखो लड़का बीमार है लेकिन मम्मी तो नॉर्मल है, मम्मी नॉर्मल है, तो इस केस में पेडिग्री क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा। दैट मीन्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए क्या होना होगा, एक्स डी मतलब डिजीज्ड, एक्स डी ये भी डिजीज्ड, एक्स एक्स फीमेल है तो नॉर्मल है, एक्स डी वाई है डोमिनेंट है तो डिजीज्ड है, और एक्स वाई नॉर्मल है। दैट मीन्स अगर एक भी लड़का अगर बीमार है तो मम्मी नॉर्मल है, अगर मम्मी बीमार है तब लड़के में ट्रांसमिट हो रही, दैट मीन्स पेडिग्री जो है एक्स लिंक डोमिनेंट की नहीं है, क्योंकि लड़का बीमार निकला लेकिन मम्मी नॉर्मल है, इस वजह से क्या है, पेडिग्री जो है क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल सारे बच्चे नॉर्मल होंगे अगर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया बिल्कुल इसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन होगा। जब भी जनरेशन गैप देखना कि जो हिंट है कि हमेशा जनरेशन गैप की स्किप हो रहा है, इस जनरेशन में है तो अगले जनरेशन में नहीं होगा, तीसरे जनरेशन में होगा, तो जैसे स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा तो आप जान लीजिएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर भी अगर सिर्फ इस तरीके से आप हिंट या गैस नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से लिख के एनालाइज करना होगा कि आपको पेडिग्री बनानी होगी कि हाँ क्या ये सही में ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो इस तरीके से आप क्रॉस करके देखेंगे कि क्या ये सही में रिसेसिव है। अगर एक पे डिजीज आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बट फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, है ना। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये देखिए यहाँ क्या है, मेल, मेल क्या है, मेल अफेक्टेड है, और फीमेल कैसी है, फीमेल नॉर्मल है। लेकिन जब बच्चे हो रहे हैं मेल अफेक्टेड है, सॉरी फीमेल अफेक्टेड है और मेल नॉर्मल है। जब फीमेल अफेक्टेड नॉर्मल मेल से शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। अब ये फीमेल जो है मेल से शादी करेगी, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, तो क्या होगा, दो मेल अफेक्टेड है फीमेल नहीं अफेक्टेड है। और दूसरे केस में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों ही नॉर्मल है, जब इन दोनों की शादी हो रही है तो मेल जो मेल अफेक्टेड है और फीमेल नॉर्मल है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, मेल क्या है, मेल हो रहा है, मेल बच्चा है, वो क्या है अफेक्टेड है, लेकिन उसने अपने पसंद से शादी की, लड़की नॉर्मल है। जब शादी हो रहे दोनों बच्चे क्या हो रहे, नॉर्मल आ रहे हैं। तो इस केस में देखिए पहला पेडिग्री में क्या है, मेल में बीमार है, ठीक है, लेकिन फीमेल नॉर्मल है, मेल बीमार है। लेकिन जब सेकंड में जब बच्चे हो रहे हैं तो फीमेल नॉर्मल है लेकिन इसमें फीमेल बीमार हो रही है, दैट मीन्स स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है। इसमें मेल बीमार है, इसमें भी मेल बीमार है। फिर दूसरे जनरेशन में देखो, जब ये फीमेल बीमार है तब इनके बच्चे भी तो फीमेल बीमार होना चाहिए, लेकिन बीमार नहीं, नॉर्मल हो गए। अब तीसरे जनरेशन में देखो मेल बीमार दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो है जनरेशन स्किपिंग हो रही है, जनरेशन स्किपिंग, दैट मीन्स एक जनरेशन बीमार है तो दूसरे में नहीं है। तो अगर जैसे कि मैंने कहा जनरेशन स्किपिंग होगी तो हमेशा क्या होगा, ऑटिज्मल रिसेसिव। अब आपको देखना है कि ये तीन जो है एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है, ऑटिज्मल डोमिनेंट क्यों नहीं है, और एक्स लिंक रिसेसिव क्यों नहीं है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको रीजन बताया है कि क्यों एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव, है ना। तो ऑटोजोमल रिसेसिव इसका आंसर है, और ये तीन क्यों नहीं है ये आप होमवर्क तक जाके देख लीजिएगा, ये तीन क्यों नहीं है। और जो ऑटोजोमल रिसेसिव है ये क्यों हुआ, इसकी भी आप पेडिग्री करके प्रॉपर क्रॉस करके देख लीजिएगा, जरूर ही जो है इस तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जाके जेनेटिक्स के चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको जाके क्या करना है, जेनेटिक्स की बुक निकालनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और भी क्वेश्चंस जितने आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द जेनेटिक्स पार्ट यू कैन जस्ट ट्राई इट, सॉल्व इट ऑन योर ओन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द वेरी न्यू चैप्टर। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।